दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता, एनसीईआरटी और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। और आप सभी का जो एस्टेट का पेपर है, ठीक है, ये मई में होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें भी। अगर क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको ईएमआरएस की क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ, केवीएस एनवीएस की प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो भी आप जरूर से जरूर देखें भी। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था भाई आप हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चाहते हैं या नहीं, तो एक बच्चे का रिप्लाई आया था और किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। अगर आप नहीं चाहते तो मैं क्लास प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी आपको, बस क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो अगर चाहते हैं तो यस लिखें, नहीं तो नो लिख देना आप। ठीक है, कोई वो नहीं है। तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन आपके हो गए थे। फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जो फीचर लेखन है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना। इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है, बिल्कुल होती है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, देखना आगे। इसमें मानवीय संवेदना को झंकृत करने की शक्ति पैदा की जाती, बिल्कुल भाई। यह न तो समाचार लेखन है, न विशुद्ध रचनात्मक लेखन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है इसके विषय में, फीचर के विषय में, तो बी आंसर अपना सही रहेगा। जो फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, ये क्या है, ये गलत है, कोई सीमित नहीं है और बाकी बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई जो रिपोर्टाज है, इसके बारे में भी कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें कहानी के तत्व होते हैं पर कहानी की कल्पना से शीतलता नहीं होती, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। इसका आधार आंखों देखी घटना या दृश्य होता है, बिल्कुल होता है भी। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है। इसमें फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था रिपोर्टाज के विषय में, तो गलत अपना सी ऑप्शन है। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है, ये गलत है, क्योंकि रिपोर्टाज का आकार भी असीमित होता है। दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशेषता नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। भाषा सरल सहज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। समाचार यथासंभव संवाद शैली में लिखे जाए, बिल्कुल सही है। वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए, क्या है, गलत है। डी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि गलत पूछा था दूरदर्शन समाचार की भाषा के विषय में। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, जो दूरदर्शन के लिए लिखे जाते हैं स्क्रीन प्ले, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। कथा लेखन, पटकथा लेखन, फीचर लेखन या विज्ञापन लेखन। तो इसको पटकथा लेखन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पटकथा क्या है, पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा है। काफी बार पेपर में पूछा है, कच्चा चिट्ठा है पटकथा, याद रखना आपको। ठीक है, यह मूल रूप से भी लिखा जा सकता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जा सकता है, इसमें ध्यान रखना आपको। इसमें संवाद और संवादों के बीच होने वाली घटनाओं या दृश्यों का विस्तृत ब्यौरा होता है और इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है। तो किसकी प्रधानता होती है भाई, भाव, विचार, कल्पना या तथ्य। तो भाई वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में तथ्य की प्रधानता होती है, आपको ध्यान रखना। किसी वृत्त और समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये भी यूं ही काफी बार पेपर में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो परिभाषाएं आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है। क्या है वृत्त चित्र की परिभाषा, किसी वृत्त अथवा अर्थात समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र कहते हैं। इसमें कलात्मकता, अभिनय, मनोरंजन के स्थान पर वृत्त के विषय और उद्देश्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त चित्र और नाटक के समन्वित
रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं? डोक्यू ड्रामा। आपको ध्यान रखना, ए आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और डोक्यू ड्रामा टेलीविजन और फिल्म की एक शैली है जिसमें वास्तविक घटनाओं का नाटकीय पुनः अधिनियम होता है। इसमें वीर चित्र और नाटक के मिश्रण और वास्तविक घटना का तथ्य आधारित प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विज्ञापन की भाषा के विषय में पूछा है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? भाषा विश्वसनीय हो, भाषा साहित्यिक भाषा हो, भाषा आकर्षक हो, हर विज्ञापन एक पूर्ण बिक्री बातचीत हो। तो बी क्या है, इससे गलत है, ठीक है। विज्ञापन की भाषा जो है इसमें कोई साहित्यिक भाषा हो ये क्या है, आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। यह पत्रकारिता की आधुनिक विधा है, बिल्कुल सही है। इसे प्रेस इंटरव्यू भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इससे किसी समाचार को प्रमाणिकता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधा, ये क्या है, गलत है और गलती पूछा था। डी आंसर अपना सही रहेगा। अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है भाई, ये आपको बताना है। तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो भाई प्रत्युत्पन्नति, स्पष्टवादिता, तार्किकता या मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट जैसा अनिवार्य गुण नहीं होता भाई, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता में। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो संपादकीय लेखन है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता, भी निजी अपनी, आगे देखते हैं, गलत पूछा है। संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। संपादकीय संपादन का निजी पृष्ठ होता है, बिल्कुल होता है भाई। संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति करता, बिल्कुल करता है। तो गलत पूछा था, गलत ए ऑप्शन रहेगा। संपादकीय में संपादक निजी विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है, ये क्या इसमें गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसको क्या कहा जाता है? तो साहित्यिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, संवैधानिक हिंदी या मानक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है और व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक हिंदी और कामकाजी हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा या मधुमालती। जो मधुमालती है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, ये मंझन की कृति है। किसकी है? मंझन की है मधुमालती। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना रहेगी। और मधुमालती का प्रकाशन 1545 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? ठीक है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमेनी, पद, बावनी, साकी। तो रमेनी कहा जाता है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो कबीरदास जी के जो बीजक था, बीजक में साखी शब्द और रमेनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया है? ठीक है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास या रैदास। तो धर्मदास ने किया था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और धर्मदास जी कौन थे? कबीरदास के परम शिष्य थे भाई, ठीक है। और इनकी वाणी का संग्रह किस नाम से था? बीजक, ठीक है। और बीजक में 3 भाग थे, कौन कौन से? रमेनी, शब्द और साखी, ये ध्यान रखना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है, कबीरदास को क्या कहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ठीक है, कबीर को कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है,
कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भाई कौन बना था कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या कमाल? तो भाई उनके परम शिष्य थे धर्मदास, और यही कबीर के बाद कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो धर्मदास जी हैं, कई बार इनकी जाति पूछी जाती है, तो ये बनिया थे। क्या थे? बनिया थे, और धन धान्य से संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। और आपको ध्यान रखना, और जो धर्मदास जी थे, इन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति क्या थी? दान कर दी थी। और जो कमाल है, ये कबीर दास के पुत्र थे भाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा है? तो किसने कहा है भाई? शिव सिंह सेंगर ने, राहुल सांस्कृत्या ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या लक्ष्मी सागर वात्सल्य ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य थे। ठीक है, और चंद्र बरदाई जी को क्या कहा? हिंदी के प्रथम महाकवि माना है। और पृथ्वीराज जी के जो पृथ्वीराज रासो रचना है, इसके लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, चंद्र बरदाई को क्या कहा है? तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि। ठीक है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कहा है चंद्र बरदाई जी को। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ये जो कथन है, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि पेपर में ये कथन काफी पूछे जाते हैं। और जो ये मैं आपको सीरीज चला रखी है आपके लिए मैंने, ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये। देख लो, मैंने आज अपने 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 800 क्वेश्चन और ऐसे ही है हमारे पास, जो हम लगातार आपके पेपर तक मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो आप क्लास में जुड़े रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है? ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है कबीरदास जी का जन्म। तो कब? विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। तो भाई विक्रम संवत 1456 को क्या है? कबीरदास जी का जन्म मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कबीरदास जी का जन्म। और 1398 ईस्वी में काशी में लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1558 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है विक्रम संवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर सागर में वर्णित कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो कौन सा स्कंद है भाई? पंचम, अष्टम, प्रथम या दसम? तो भाई दसम स्कंद है। ठीक है, सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूल आधार श्री भगवत का दसम स्कंद रहेगा भाई। ये आपको ध्यान रखना है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये कृष्ण भक्त धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी की रचना है। किसकी है? सूरदास जी की रचनाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और भागवत महापुराण का दसम स्कंद सूरदास कृत सूर सागर का उपजीवी ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, उपजीव्य ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। और हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी सूरदास जी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? भाई हमें अलंकार बताना है। दोहे में कौन सा अलंकार है? तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए, अनंत दिखावन हार। तो श्लेष है, रूपक है, यमक है या उपमा है? तो भाई इसमें यमक अलंकार रहेगा। क्या है इसमें? यमक अलंकार रहेगा। क्यों रहेगा? जो अनंत शब्द है, ठीक है, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और इसका अर्थ भी क्या है? अलग अलग बार अलग अलग अर्थ इसका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अनंत का अलग अर्थ है, यहाँ पे अलग और यहाँ पर अलग है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? भाई संत कवि कौन सा नहीं है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ईश्वरदास। जो ईश्वरदास जी हैं,
इनको संत कवि नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य के कवि है ये। ठीक है, राम भक्त कवि है ईश्वरदास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो संत कवि है ये कौन कौन है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ठीक है, जंबनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबा लाल और सुंदरदास। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदा आराधी गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। ठीक है, तो भाई ये सभी तो है, ये बी भी है, सी भी और डी भी है। प्रवृत्ति पूछी है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि जो संत काव्य में सभी प्राणियों में क्या थी? समानता की बात कही गई है और सभी में अलौकिक ईश्वर का अंश स्वीकार किया गया। ये ध्यान रखना, वर्णाश्रम व्यवस्था का इसमें समर्थन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, इसको आदिकाल किसने कहा भाई? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? जो रीति काल है इसको अलंकृत काल किसने कहा है? तो किसने कहा? श्री कृष्ण लाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, मिश्र बंधुओं ने। तो अभी मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और रीति काल को भाई अन्य विद्वानों ने अन्य कुछ नाम दिए हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, रीति काव्य भाई रीति काल को किसने कहा है? तो ग्रियर्सन जी ने कहा है। आप कहीं पर नोट कर सकते हैं इनको। अलंकृत काल मैंने अभी आपको बता दिया, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल, जो श्रृंगार काल है किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, और कला काल किसने कहा है? कला काल रीति काल को ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है, ये आपको बताना है। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य। तो जो वल्लभाचार्य है ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे, ये इनके आचार्य थे भी, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्धा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और शंकराचार्य, ठीक है, कौन से दार्शनिक सिद्धांत थे भाई शंकराचार्य के? अद्वैतवाद। कौन सा था? अद्वैतवाद था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्बारकाचार्य का द्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद और वल्लभाचार्य का भाई शुद्धा द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ठीक है, हिंदी में पूछा है कौन सा ऐसा कवि है जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किसको अलंकृत किया गया? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? तो भाई विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यापति जी है ये तिरहुत, ठीक है, तिरहुत के राजा थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ठीक है, इनके राज दरबारी कवि थे। और विद्यापति क्या थे? शैव संप्रदाय से थे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आज इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो चैनल को ज्वाइन करे भाई, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।